नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एग्जाम में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे भी जाएंगे। तो इसलिए मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं और आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो मौर्य कला से संबंधित था, अगर वह नहीं देखा हो तो सबसे पहले वो वीडियो देख लें। वो वीडियो देखने के बाद ये जो क्वेश्चन आंसर हैं ये आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो भी कोई बात नहीं, फिर भी मैं यहाँ आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात कला का व्यवस्थित विकास किस काल में हुआ? हमारे सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, नंद काल, मौर्य काल, गुप्त काल और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो कला का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था वो अशोक के समय हुआ था। अशोक ने बहुत सारे शिलालेखों का निर्माण किया था, गुहालेखों का निर्माण किया था, स्तूपों का निर्माण किया था, ठीक है दोस्तों, स्तंभों का निर्माण किया था। तो इस प्रकार आपको पता होना चाहिए जो अशोक थे वो अशोक किस काल से संबंधित थे? वो मौर्य काल से संबंधित थे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात कला का व्यवस्थित विकास किस काल में हुआ? तो सीधा सीधा आंसर इसका हो जाएगा मौर्य काल में। मौर्य काल में क्यों हुआ? क्योंकि अशोक का नाम याद रखेंगे। अशोक के समय में जो कला का व्यवस्थित रूप और उसका व्यवस्थित विकास सबसे ज़्यादा उभर कर सामने आया था और अशोक ने बहुत सारे स्तंभों, गुहालेखों, अभिलेखों, स्तूपों का निर्माण करवाया था, जिससे कला ने अपना बहुत ज़्यादा विकास किया था। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 एक सीधा सा क्वेश्चन है दोस्तों, शिलालेख से क्या तात्पर्य है? मतलब शिलालेख होता क्या है, किसको शिलालेख बोलते हैं? चार ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, पिलर नुमा संरचना, गुंबद नुमा संरचना, पत्थर पर उकेरा गया लेख और गुफा नुमा संरचना। पिलर नुमा संरचना दोस्तों होती थी स्तंभ, पिलर नुमा संरचना होती थी स्तंभ, गुंबद नुमा संरचना होती थी स्तूप, ये स्तूप होती थी, और गुफा नुमा संरचना जिसको बोलते थे गुहालेख, गुहालेख, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से याद रखेंगे, जो पिलर नुमा संरचना होती है वो स्तंभ होती है, जो गुंबद नुमा संरचना होती है वो स्तूप होती है, और उसके बाद जो गुफा नुमा संरचना होती थी जो पहाड़ियों को काट के बनाई जाती थी वो गुहालेख होता है। जो पत्थर पर उकेरा गया जो लेख होता था दोस्तों वही शिलालेख होता था। जो पत्थर पर उकेरा गया लेख शिलालेख होता था। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पत्थर पर उकेरा गया लेख। पत्थर पर उकेरा गया लेख शिलालेख होता था, इसको तो आप याद रखेंगे ही रखेंगे। इसके बाद आपके 3 क्वेश्चन और भी यहाँ पे रेडी हो गए हैं, जिसमें पिलर नुमा संरचना क्या होती है, गुंबद नुमा संरचना क्या होती है और गुफा नुमा संरचना क्या होती है। कई बार सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इन 3 ऑप्शन को भी याद रखेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, पशु बलि की निंदा अशोक के कौन से शिलालेख के तहत की गई है? अब पशु बलि की निंदा मैंने पिछला जो वीडियो करवाया था उसमें मैंने बताया था कि पशु बलि की निंदा किस शिलालेख के तहत की गई है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन, प्रथम, द्वितीय शिलालेख, तृतीय शिलालेख और चौथा शिलालेख। तो दोस्तों मैं बता दूं, जो अशोक द्वारा बनवाया गया जो प्रथम शिलालेख था उसमें पशु बलि की निंदा की गई है कि पशुओं की बलि नहीं करनी चाहिए, यह एक घिनौना काम है। तो इस शिलालेख के तहत यह मिलता है कि पशु बलि की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो प्रथम शिलालेख हो जाएगा। प्रथम शिलालेख में ही पशु बलि की निंदा की वर्णन किया गया है, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रथम शिलालेख। ऐसे क्वेश्चन
बार बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हमें इसके बारे में पता नहीं होता और उस क्वेश्चन को हम गलत कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमेशा याद रखेंगे पशुबलि की निंदा प्रथम शिलालेख। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, आज की इस वीडियो का चौथा क्वेश्चन है, अशोक के हृदय परिवर्तन का वर्णन किस शिलालेख में किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5वें शिलालेख में, छठे शिलालेख में, 10वें शिलालेख में, ये 10वें है, 10वें शिलालेख में और 13वें शिलालेख में। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अशोक का हृदय परिवर्तन कब हुआ था। जब कलिंग का युद्ध हुआ था उस समय अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, क्योंकि जब कलिंग के युद्ध में उसने लाखों लोगों को मरे हुए, बिलखते हुए, रोते बिलखते हुए देखा तो उसका जो हृदय है वो अंदर से भर गया था, उसकी आंखें नम हो गई थी। उसके कारण उसका हृदय मतलब एकदम से परिवर्तित हो गया था। उसके हृदय के परिवर्तन का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है। तो दोस्तों हृदय के परिवर्तन का उल्लेख है वो मिलता है 13वें शिलालेख में। हमेशा याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी इसको आप काउंट कर सकते हो, इसको टैग लगा के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप काउंट कर सकते हो। तो जो 13वां शिलालेख था उसमें उसके हृदय के परिवर्तन का वर्णन किया गया है, उसका उल्लेख किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी 13वें शिलालेख में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, अशोक के शिलालेखों की खोज अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले कब की गई थी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1750 ईस्वी, 1751 ईस्वी, 1752 ईस्वी और 1753 ईस्वी। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो एक पादरेटी फेनथेलर नाम के एक व्यक्ति थे, पादरेटी फेनथेलर, ठीक है, ये नाम अगर आपको देखना है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो पादरेटी जो फेनथेलर थे उन्होंने 1750 में, सबसे पहले उन्होंने 1750 में अशोक के जितने भी शिलालेख थे उनकी खोज की थी 1750 में। लेकिन 1750 में ओनली खोज की गई थी, उनको पढ़ने का काम कब हुआ था। पढ़ने का काम हुआ था 1837 ईस्वी में, क्योंकि उनकी जो लिपि थी वो ब्राह्मी, ग्रीक, अरमाइक और ख्रोष्टी लिपि थी। तो उन लिपियों को समझा नहीं जा सका था 1750 में, केवल 1750 में खोज की गई थी। लेकिन धीरे धीरे अनेक प्रकार के अनुसंधान किए गए, अनेक प्रकार के प्रयोग किए गए और 1827 में उनको इन शिलालेखों को पढ़ने में सफलता मिली थी। तो ये दोनों डेट आप याद रखेंगे, पढ़ने में सफलता मिली थी 1837 ईस्वी को और 1750 में पादरेटी फेनथेलर द्वारा इन शिलालेखों को खोजा गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सबसे ज्यादा अशोक के शिलालेख किस लिपि में मिले हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ब्राह्मी लिपि में, ग्रीक लिपि में, अरमाइक लिपि में और ख्रोष्टी लिपि में। तो दोस्तों चारों ही लिपियों में अशोक के शिलालेख तो मिले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे पूछा गया है सबसे ज़्यादा अशोक के शिलालेख किस लिपि में मिले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ब्राह्मी लिपि, ये ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि में ही सबसे ज़्यादा अशोक के शिलालेख पाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किस स्तंभ से लिया गया है। इसको VVI लिख लेंगे आप। बार बार परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किस स्तंभ से लिया गया है, या फिर स्तंभ का नाम दे देंगे और उसमें से पूछ लेंगे कि निम्नलिखित स्तंभों में से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किस स्तंभ से लिया गया है। तो यहाँ पे हमारे सामने 4 ऑप्शन है, बृहद स्तंभ, सारनाथ स्तंभ, वैशाली स्तंभ और दिल्ली स्तंभ। ये अशोक द्वारा निर्मित सारे स्तंभ थे, लेकिन राष्ट्रीय चिन्ह की यहाँ पे बात हो रही है। राष्ट्रीय चिन्ह पूछा गया है किस स्तंभ से लिया गया है। तो दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि जो सारनाथ का स्तंभ था वहाँ से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। सारनाथ कहाँ पड़ता है, सारनाथ यूपी में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे देश का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। इसमें क्या होता था कि 4 सिंह की आकृतियां होती थी। इस सारनाथ स्तंभ क्या होता है, एक पिलर नुमा एक संरचना होती है जिस पर पशुओं की आकृतियां और चिन्ह उकेरे जाते हैं। ये मैंने पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से कराए थे। ठीक है, और जो टोटल कुल जो स्तंभ अशोक द्वारा बनवाए गए थे उनकी संख्या थी 7।
तो 7 स्तंभ बनाए थे, जिसमें सारनाथ का स्तंभ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ से हमारे देश का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर आप यहाँ पे ऑप्शन बी कर लेंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे ख्रोष्टी लिपि की मुख्य विशेषता क्या है? दोस्तों यहाँ ख्रोष्टी लिपि की मुख्य विशेषता पूछी गई है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है, उल्टे अक्षरों के रूप में लिखे जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ख्रोष्टी लिपि है उसकी एक मुख्य विशेषता यही है कि वो लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। क्योंकि नॉर्मल जैसे हम भी अगर कहीं किसी नोटबुक में कुछ लिखते हैं तो बाएं से दाएं ओर लिखते हैं, लेकिन ख्रोष्टी लिपि की ये एक मुख्य विशेषता थी या है कि जो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। ठीक है दोस्तों, हमेशा याद रखेंगे, भिन्न परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि ख्रोष्टी लिपि की मुख्य विशेषता क्या है। तो ख्रोष्टी लिपि की मुख्य विशेषता यही है कि वो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनवाया गया महल, उसकी तुलना किसके महलों से की जाती है? चंद्रगुप्त मौर्य ने एक महल बनवाया था, अब वहाँ पे महल के लिए उसकी तुलना पूछी गई है, तुलना किससे की जाती है? तो यहाँ पे हम देखेंगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गुप्त काल के राजाओं के महल से, देवताओं के महल से, नंद काल के राजाओं के महल से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो महल बनवाया गया था उसकी तुलना देवताओं के महल से की गई है। जो देवताओं के महल होते थे उसी प्रकार का महल चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनवाया गया था। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ था दोस्तों? तो ये प्राप्त हुआ था पाटलिपुत्र से। पाटलिपुत्र से ये महल प्राप्त हुआ था जिसकी तुलना देवताओं के महल से की गई है, हमेशा याद रखेंगे। तो इस महल की और एक दो मुख्य बातें हैं वो मैं बता देता हूँ। यह 80 स्तंभों द्वारा बना हुआ महल था। उसमें जो स्तंभ होते, जो पिलर नुमा संरचनाएं होती थी, उनकी संख्या कितनी थी? वो 80 थी। 80 उसमें स्तंभ थे, जिसकी छत और फर्श में लकड़ी का प्रयोग किया गया था। जिसकी छत में और फर्श में लकड़ी का प्रयोग किया गया था। तो एक दो बातें ये भी आप याद रखेंगे। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनवाया गया जो महल था उसकी तुलना देवताओं के महल से की जाती है। यहाँ ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का अंतिम क्वेश्चन हम देखेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सीरीज बहुत ही अच्छी लग रही होगी। ये प्राचीन भारत के इतिहास की ये सीरीज है। आगे आने वाले समय में मैं आपको हिस्ट्री बिल्कुल आपकी उंगलियों पे याद करवा दूंगा, अगर आप मेरे ऊपर विश्वास रखेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलो 10वां क्वेश्चन देखते हैं। अशोक द्वारा बनवाया गया सांची का स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो दोस्तों किस राज्य में स्थित है, राज्य को लेकर भी यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दोस्तों मैं सीधा सीधा इसका उत्तर बता देता हूँ कि जो सांची का स्तूप था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था और वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित था या है, अभी भी ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, एक सांची नामक एक गांव था, वहाँ पे अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। उस गांव के नाम पर ही इस स्तूप का नाम रख दिया था, जो बौद्ध स्मारक के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार हमेशा याद रखेंगे कि जो सांची का स्तूप था वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, सांची नामक एक गाँव है उसमें स्थित है, जो बौद्ध स्मारक के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। अगले वीडियो में कुछ रोमांचक टॉपिक के साथ या फिर रोमांचक प्रश्नों के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।